मौलाना खान साहब का तदब्बुर था या ये उनकी कोई सियासी हिकमत अमली थी? तदब्बुर के साथ हिकमत अमली बनती। जिनके पास तदब्बुर नहीं है वो 90 सीटों के बावजूद तनहा बैठे हैं। हाँ। और जिनके पास तदब्बुर था उसको उन्होंने हिकमत अमली में कन्वर्ट किया। 8 सीटों से मरकज़ निकाह। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब से ज़्यादा जो नुकसान में रहे वो 8 क्या 2 थे? ज़ाहिर है वो नुकसान में रहेंगे, लेकिन ये जो जजेस होते हैं, जर्नैल्स होते हैं ना, ये मुद्दत होती है। जजों के फैसलों के ऊपर जब उनके जो मुहासिब हैं, मुतसिब हैं, तदरीन लाशौरी तौर के ऊपर फिर वो पीआर पीपल्स पार्टी इस फैसले से नाराज़ नहीं, या नून लीग वाले तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे, इवन के पीटीआई वाले तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे। सर फिर उनको जज नहीं होना चाहिए। अगर वो ये सोचेंगे कि चीफ जस्टिस काली कायदा साहब ने कहा आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, तो आप क्यों डरे? सियासतदान तो पहले ही इस गठजोड़ से तंग थे। इस दफ़ा खान जर्नैलों ने अपने हाथ को नहीं लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में सैयद इमरान शफकत, आपका पुराना खादम हाजिर हूँ। पाकिस्तान में सियासत इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत जो है वो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा कामयाब रही, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वैसे तो ये कहना मेरा ख्याल है कि ज़रा मुश्किल है कि इसमें कामयाबी ज़्यादा किस सियासतदान को हासिल हुई। मौलाना साहब के अपने जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए, और वो टारगेट्स क्या थे वो हम बात करेंगे। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़्यादा कामयाब रहे या कोई और, उनके भी अपने टारगेट्स थे, लिहाजा उसमें वो भी कामयाब रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़रा कम एक्टिव थी इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन बहरहाल कामयाबी के ज़िमरे में वो भी आती है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ताकत असल में उसकी थी, ये मेरी दानिश में है कि ज़ोर पूरा उधर से लग रहा था और उस ज़ोर को डाइवर्ट अपने हक़ में पाकिस्तान के सियासतदानों ने किया। ये मेरा ये गुमान है, ख्याल है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो चंद एक लोग हैं जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और जिनके तज्ज़िये जो हैं वो वक्त ने हमेशा बड़े दुरुस्त साबित किए हैं, उनमें एक इमदाद सुमरो साहब भी शामिल हैं। मैं अगर ग्रेडिंग करूं तो मुझे वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि ये मेरे दोस्त हैं और सही है, बस बाकी ग्रेडिंग ना करें तो मैं कोई किसी ग्रेडिंग वगैरह के चक्कर में नहीं उसी खाते में चली जाएगी फिर। जी हाँ। तो मामला ये है कि अभी पार्लियामेंट में ये करारदाद मंजूर हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब अनहोनी पीछे रह गई है। ये करारदाद तो सारा ऑलमोस्ट जो है वो इट्स डन। अब हाथी भी गुजर गया, पूंछ भी गुजर गई। अच्छा जी, इमदाद साहब, ये जो सारी घाटे में कौन रहा इस सारे खेल में? फौरी तौर पर तो इमरान खान, पीटीआई, जिनको एक खूबसूरत किस्म का रास्ता मिल रहा था इस सारी आइसोलेशन से निकलने का। दलदल में थे इमरान खान साहब, उनको रेस्क्यू करने के लिए बड़ी कोशिश की मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, और नो डाउट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब की हर उस कोशिश में साथ दिया। कि देखिए ना, 14 और 15 सितंबर को भी इजलास जारी थे। हाँ। और कल परसों 2 दिन मुसलसल इजलास जारी रहे, लेकिन कि पीटीआई को हमने मनाना है, पीटीआई को साथ लेके चलना है। बिलावल साहब जाते थे, मौलाना साहब कहते थे अभी पीटीआई वालों का इंतजार करें। कल रात जो है वो 1:30 बजे तक इजलास चलते रहे, लेकिन आखिरी टाइम पर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हमें एक और चांस देना चाहिए पीटीआई को। अब ये अच्छा, ये मौलाना खान साहब का तदब्बुर था या ये उनकी कोई सियासी हिकमत अमली थी? देखिए, ये तदब्बुर, सियासी हिकमत अमली ज़ाहिर एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं फ़र्क होता नहीं, मतलब तदब्बुर के साथ हिकमत अमली बनती है। हाँ, चलें, ठीक है ना, तदब्बुर से ही बनती है। हाँ। जिनके पास तदब्बुर नहीं है वो 90 सीटों के बावजूद तनहा बैठे हुए। हाँ। और जिनके पास तदब्बुर था उसको उन्होंने हिकमत अमली में कन्वर्ट किया। वो 8 सीटों से मरकज़ निकाह बने हुए। मतलब मीम्स बनना शुरू हो गई। मौलाना का जो कुक है उसने डिज़ाइन कर दिया है कि हर 2 मिनट के बाद 10 बंदे आ जाते हैं, मैं तो चाय बना बना के थक गया हूँ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट थी। मौलाना साहब ने एक एतमाद अपना बनाया पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कि इख्तिलाफ अपनी जगह से ही, लेकिन एक जो अमल है जो आइन साजी का जमहूरी अमल है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है कांधे से कांधा मिला के चलेंगे, उसमें आगे पीछे नहीं होंगे। ये ज़रूर होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने मंशूर के मुताबिक चलती है। अच्छा इमदाद साहब, बाज़ हमारे दोस्तों का ये ख्याल है कि हिकमत इसमें या सियासी, इसको अगर नेगेटिव अगर कोई कॉनोटेशन देना चाहें या इसको कोई टर्मिनोलॉजी देना चाहें तो वो ये है कि ये मौलाना साहब की वो सियासी चाल थी
कि उनका जो होम ग्राउंड है जहाँ पर वो सियासत करते हैं वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छाई हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पर अपने सियासी हरीफ को खलीफ बनाया और आने वाले दिनों में वो उसी मैदान में खड़े होके उसी वोटर को, उसी सपोर्टर को ये कहने में हक बजानिब होंगे कि एक तो आप मुझे गाली नहीं दे सकते, दूसरा ये कि मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ खड़ा रहा। तो इसमें ये मौलाना गेन करना चाह रहे थे आपके ख्याल में? देखिए, इससे भी बड़ी चीज़ें होती है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मंशूर होता है ना, उस मंशूर के मुताबिक और उनका कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। मौलाना की ज़ाहिर है मजहबी लोग उनको फॉलो करते हैं ना, मजहबी सियासत करते हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उन्होंने एक तो उनको राज़ी करना, दूसरी चीज़ ये बिल्कुल ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए आज जो बैरिस्टर गौहर ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक उनके साथ की है, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप आज़ाद हैं मौलाना साहब, आपने हमारी हम आपके किरदार को सराहते हैं। अगर आपका सियासी हरीफ, आपका रकीब, और आइंदा आपके साथ चलेंगे, ये नहीं कि रास्ते अलग, आइंदा चलेंगे। अब इसमें एक चीज़ जो और है वो मौलाना साहब ने जो कही कि पीटीआई को ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि तहरीक इंसाफ को ये जो आईनी ड्राफ्ट था तरामीमी, इसमें इस पर इनको कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी कैदो अगर रांझे का हम नवा हो जाए और उसका मोतरफ हो जाए तो फिर रांझे को दाद तो देनी पड़ेगी। देखिए, फिर वो कैदों को भी सियासत आनी चाहिए ना। अगर वो आज कह देते कि तारीख गवाह है कि कैदो सियासत नहीं करता वो जो सियासत करता है वो वही सियासत नहीं, वो जो शारा दस्तूर पर भी एक कैदो बैठा हुआ था ना, बल्कि ज्यादा बैठे हुए ज्यादा बैठे हुए थे। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब से ज्यादा जो नुकसान में रहे वो 8 कैदो थे? देखिए, और उनमें भी जो चीफ कैदो था, ज़ाहिर है वो नुकसान में रहेंगे, वो नुकसान में रहेंगे। लेकिन ये जो जजेस होते हैं, जर्नैल्स होते हैं ना इमरान साहब, ये एक मुद्दत होती है इनकी। जो जरदारी साहब का जुमला जो उस वक्त मजाक उड़ाया गया था वो आज एको कर रहा है हर जगह, ठीक है, वो गूंज रहा है कि आप 3 साल के लिए होते, हम हमेशा के लिए। हमेशा के लिए आसिफ जरदारी के जिस्म नहीं, उनकी शख्सियत नहीं, सियासत, सियासी अमल, पार्लियामेंट दुरुस्त आज प्रूव हो रहा है। जजेस और जर्नैल्स का जो गठजोड़ था ना, मैं आज इसको इस तरह देख रहा हूँ, ओके, वो टूट गया। किसी ना किसी शक्ल में हमेशा रहा है, इफ्तिखार चौधरी की शक्ल में रहा। अच्छा, ये हमारे वो दोस्त आज जो पार्लियामेंट के पास जो अख्तियार चला जाएगा, अभी तो काबीना से मंजूर हुआ है बिल, लेकिन मैं ख़ास तौर पर अदालती इस्लाहात के हवाले से बात कर रहा हूँ। जब पार्लियामेंट का अख्तियार होगा अदलिया के ऊपर, जो कि होना चाहिए, तकर्रुर में, फैसलों में नहीं कि फैसलों में मुदाखलत करे पार्लियामेंट, नहीं, जजेस के तकर्रुर, जज का किरदार। अच्छा, मैं डेविल्स एडवोकेसी अगर करूँ तो जजों के फैसलों के ऊपर जब उनके जो मुहासिब हैं, मुतसिब हैं, चलो यूँ कह लें, वो लाशौरी तौर के ऊपर फिर वो कि यार पीपल्स पार्टी इस फैसले से तो नाराज़ नहीं हो जाएगी, या नून लीग वाले तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे, इवन के पीटीआई वाले तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे। सर, फिर उनको जज नहीं होना चाहिए ना। अगर वो ये सोचेंगे, जो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने कहा कि आपके ऊपर दबाव है, आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, तो आप क्यों बैठे इस कुर्सी पर? नहीं, दबाव एक होता है कि जिस तरह वो कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर शऊर में और लाशऊरी तौर पर जब आपका जो बॉस है वो पार्लियामेंट में बैठा है। बॉस तो जज का कोई नहीं है। मैं आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अगर मैं जज हूँ, ये मैं डेविल्स मैं जज हूँ, आपने मुझे अपॉइंट किया एज अथॉरिटी, तो जब आपका मामला मेरे पास आया तो फिर मैं आपको ये ना देखूँ कि आपने मुझे अपॉइंट किया। अगर मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भी है कि मैं आपका एहसानमंद हूँ, तो मुझे रिजाइन करके चले जाना चाहिए। नहीं, इस तरह तो कोई नहीं करता सर। देखिए, दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जजेस जो हैं चैम्बर से लगते रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जज जो थे वो निस्बतन बेहतर रहे हैं हमेशा। हमारे यहाँ मतलब एक वकला तहरीक चली, उसके तर्जुमान जज लग गए जी, अभी तक हैं। एक जज साहब ने काले बकरों का सदका दिया था, वो चीफ जस्टिस हो गए। आपको याद है, मैं तब भी कहा करता था कि ये जो एबनॉर्मल मूव है, और मैं ये क्रेडिट देता हूँ इमदाद साहब को कि मैं इनके साथ लड़ा करता था, नहीं ये वकला तहरीक ठीक है। हाँ, वो असल में जो लेकिन वो बाद में पता चला कि उनके पीछे कियानी और कियानी साहब थे और अपना ISI जो भी थे। लेकिन असल मसला ये था कि वो तहरीक के बदले में, देखो, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, बेनज़ीर वज़ीर आज़म बन गई, उन्होंने अपने लोग, किसी को वज़ीर लगा दिया, किसी को मुशीर लगा दिया, किसी को नौकरी दे दी, किसी को कंसल्टेंट लगा दिया, किसी को ठेका लगा दिया। पॉलिटिकल रिश्वतें होती हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ने क्या देना था? जजियाँ, तबाही और बर्बादी ना। इफ्तिखार चौधरी की तहरीक के बाद
हाई कोर्ट के अंदर घुसकर वकीलों ने जजों को मारा है। हाँ ऐसा और हुआ। उसमें पंचायतें बैठी हैं, फिर अदालतों ने फैसले नहीं किए कि जी जनाब बार बैठ जाए, जनाब बार पाकिस्तान बार काउंसिल बैठ जाए, लाहौर हाई कोर्ट बार बैठ जाए, बार एसोसिएशन अच्छा बैठ जाए। ये ज़रा टेक्निकल बात है। अल जहाद ट्रस्ट केस में जो था वो वैसे तो ये हमारे आइन साज़ों की गलती थी। अगर मैं ये 1973 का मुत्तफ़िका जो आइन था उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जुडिशरी भी एक पावर हाउस बन जाएगा, कि उन्होंने सीनियर मोस्ट का जो 175 है आर्टिकल, उसमें ये था कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस होगा। अल जहाद ट्रस्ट केस में इसको एक फ़ैसले के ज़रिए इसके ऊपर मोहर लगा दी गई और फिर उस वक़्त से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो नतीजा ये निकला कि फिर जो चीफ जस्टिस साहब बैठे होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर काजी साहब अगर बैठे हुए हैं आज, तो वो फिर ढूंढ के कि फ़लाँ तारीख को ये जो जज मैंने लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में भर्ती किया है, ये आज से 10 साल बाद 5 साल बाद चीफ जस्टिस बनेगा। मैथ है ना, मैथ तो आप सामने टेबल कैलेंडर सामने आप रखें सर, पोते तक उन्होंने डिजाइन किए हुए हैं कि तो ये तो पोते सिस्टम एक तरह से हाईजैक नहीं हो गया हुआ था, जो हमने देखा भी। सर मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि ये जो गठजोड़ था ना, पहले तो जजेस और जर्नल का गठजोड़ था, जब ये सीनियरिटी वाला आया तो अच्छा ये इस जर्नलों को नाके चने इस गठजोड़ से तो सियासतदान पहले दिन से तंग थे और विक्टिम भी हैं। हमने वज़ीर आज़म को एक एक सेकंड में यानी सियासतदान नहीं, आपके फेडरेशन के ऊपर इस गठजोड़ ने हमले किए। ओके ओके ठीक हो गया। यानी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मेरा ख्याल है ये आ गया है मामला पार्लियामेंट के इजलास में, सेनेट का जी, ये कौमी असम्बली है, सेनेट है ना, सेनेट। चलें, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि फ़र्क थोड़ा सा जो तलाश करने की ज़रूरत है। सियासतदान तो पहले ही इस गठजोड़ से तंग थे, तो इस दफ़ा कान जर्नैलों ने अपने हाथ को नहीं लगाए। इमदाद साहब एक मिनट, ये बड़ा तारीखी लम्हात हैं और इस वक्त ये चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है सेनेट का, और इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो जो वज़ीर कानून हैं वो मेरा ख्याल है फ्लोर पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। जब तक ये आप हमारा पॉडकास्ट पहुंचेगा तो तब तक सेनेट से मंजूरी हो चुकी होगी मोस्ट प्रॉब्ली, और पीटीआई, क्योंकि खुद पीटीआई के लोग भी शरीक हैं, काबीना से तो हो चुकी है, काबीना में हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं कि वो उनको तहरीक इंसाफ वाले आज़ाद कर चुके हैं विद थैंक यू बोल के। तो हम बात कर रहे थे, हाँ मैं आ रहा था उस पर कि पहले तो ये जजेस और जर्नल इकट्ठे होते जी, बात हो रही थी ना। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है, अब जर्नलों ने कानों को हाथ लगाए, कानों को हाथ लगा दिए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि पहले जर्नल और ब्यूरोक्रेट मिलके सियासतदानों के खिलाफ साजिशें करते थे, जुडिशरी को फिर शामिल कर लिया गया, ठीक। फिर इफ्तिखार चौधरी के बाद जुडिशरी जो है वो उन्होंने जर्नलों को भी साइड पे कर दिया, उन्होंने कहा हम करेंगे जो करना है, या फिर जर्नल जो थे साजिशी वो जजों के मोहताज बने। अब जर्नलों का नया पार्टनर कौन होगा? ये आईनी अदालत अभी जो हो रहा है ना, अभी जो हो रहा है, हाँ। अगर इसमें कोई और इमरान खान ना मिला एस्टेब्लिशमेंट को, ओके, तो कोई पार्टनर नहीं होगा, जर्नल मातहत ही रहेंगे। ग्रेजुअली आपको लगता है कि आज पार्लियामेंट की बालादस्ती जो 18वीं तरमीम में कायम करने की कोशिश की गई थी, जो इफ्तिखार चौधरी ने नहीं होने दी थी जर्नलों के साथ मिलके, वो वापस आ जाएगी। अच्छा ये सिर्फ जजों की हद तक है ना, वो एक मौलाना आज कह रहे थे गुफ्तगू करते हुए कि सांप के जो दांत हैं वो हमने तोड़ दिए। कमज़ोर कौन हुआ? सियासी किरदार किसका कमज़ोर हुआ, किसका मजबूत हुआ? पार्लियामेंट का मजबूत हुआ। अगर इस्टेब्लिशमेंट, अगर फौज कुछ अलग तरह की कोई कानून साजी जो इंसानी हुकूक के खिलाफ करार दी जा रही थी, अगर वो करना चाह रहे थे, वो ड्राफ्ट तो उसको तो देखा ही नहीं गया ना, उसको एक बार पढ़ा गया, उस पर डिस्कस ही नहीं हुआ, ओके, मुस्तरद कर दिया गया। 14 और 15 सितंबर को जिस ड्राफ्ट का चर्चा था, वो तो जब मौलाना साहब ने इनकार कर दिया, या बिलावल की और मौलाना की मुलाकातें, जरदारी साहब की और मौलाना साहब की मुलाकातें जब हुई हैं, उसके बाद उसको तो साइड पे कर दिया गया ना। उसके बाद इस बात पर इत्तफाक हुआ कि हम अपना नया ड्राफ्ट बनाएंगे। उस ड्राफ्ट में क्या आया? उस ड्राफ्ट में आया आईनी अदालत, आईनी बेंच, चारों सूबों में आईनी बेंच, चारों सूबों की मसावी नुमाइंदगी आईनी बेंच में। अच्छा, उस आईनी बेंच का तकर्रुर पार्लियामेंट्री कमीशन करेगा 14 रुकनी, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत की नुमाइंदगी होगी। अच्छा, उसके अलावा जो जजेस का तकर्रुर का तरीक़ाकार है, उसमें जो पार्लियामेंट का अख्तियार बहाल हो गया वापस, जज फ्राम दी जज, बाय दी जज, फॉर दी जज जो था वो ख़त्म हो जाएगा। अब पोते पोतियाँ नहीं आएंगी,
अब कम से कम, और दूसरी चीज़ जो आज मौलाना साहब ने बताई कि चीफ जस्टिस का तकर्रुर सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं होगा। सीनियरिटी यानी मंसूर अली शाह साहब पर ही सवाल था, इन्होंने बता दिया कि मंसूर अली शाह माइनस हो गए, और माजरत के साथ मंसूर अली शाह साहब बहुत अच्छे जज थे, बहुत अच्छे जज थे, लेकिन कुछ लोगों को आखिरी जो उनके लम्हात होते हैं ना, एक एक लम्हा होता है इंसान का। अकबर बुगटी साहब सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, आखिरी वक्त उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने तो यहाँ खड़े होना है। फिर बुगटी अपनी कौम के लिए, भुट्टो साहब, तो एक लम्हा होता है इंसान को। अब ये एक लम्हा था जो इन्होंने जो किया है मंसूर अली शाह साहब ने। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो उनको उनको उनके लिए वहाँ वकालत नहीं कर सके, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उन्होंने शुरू में कोशिश की थी कामरान मुर्दा साहब के कहने पर कि नहीं सीनियर वाला जो है ना वो रहना चाहिए, तो लेकिन मौलाना साहब के सामने जब फैसले रखे जाते हैं, जब ये दो वजाहतें रखी जाती हैं, तो मौलाना साहब कहते हैं कामरान मुर्दा को कि यार देखो तो हो क्या रहा है, तो पार्लियामेंट ज़्यादा सुप्रीम है, जजेस ज़्यादा सुप्रीम है। अच्छा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम होने की बात भी नहीं हो रही, यहाँ पे जजेस के सुप्रीम होने की बात हो रही है। और जजेस का ये आलम है कि वो 8 जज बैठ के अपनी मर्जी से ही मतलब जो कर रहे हैं, मतलब कोई समात नहीं कोई। तो अब आपको लगता है कि मामला स्मूथ हो जाएंगे इस तरमीम के बाद? नहीं, गड़बड़ होगी अभी गड़बड़ होगी। गड़बड़ इसलिए होगी कि इम्कान जो कहा जा रहा था, या उनको हलाशेरी कहते हैं, हलाशेरी जो देने की कोशिश की जा रही है, हल्ला बोल कि जज रिजाइन करके आ जाए सारे के सारे, तो नहीं नए आ जाएंगे, लेकिन एक देखो ना, एक सूरत हाल जरा थोड़ी सी हो जाएगी। एक पार्लिमानी तरामीम के ऊपर उसूली इख्तिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं है, बकौल मौलाना फजलुर रहमान साहब, और उनके पहलू में खड़े थे बैरिस्टर गौहर। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनको तो इस बात पे भी एतराज़ हो सकता है कि वो उनके सिवा इस दुनिया में और कोई इंसान क्यों है, ठीक है ना, तो इस पे भी एतराज़ हो सकता है। तो क्या दो बातें हैं कि इस तरमीम के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसूली इत्तफाक कर चुकी है इस तरमीम के ऊपर, अगर जजेस की तरफ से 8 जजेस की तरफ से मंसूर अली शाह साहब की तरफ से पर्टिकुलरली सदाए एहतजाज बुलंद होती है, कोई एक्शन इस तरह का होता है कि जी मैं तो चीफ जस्टिस हूँ, मैंने तो अदालत लगा ली है, तो तहरीक इंसाफ आपको मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी नज़र आएगी या पार्लियामेंट के साथ? देखिए, तहरीक इंसाफ तो मंसूर अली शाह के साथ खड़ी होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ है किधर? इमरान खान ने कल यही सवाल किया था अपने लीडरों से, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो लोग जो पीटीआई के अपना प्रोपेगेंडिस्ट है, वो वाले जर्नलिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ा गुस्सा निकाला कि मैं तो अंदर बैठा हूँ, तुम लोग मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुम लोग, पीटीआई है किधर? पीटीआई नहीं है, बतौर पॉपुलर वोट बैंक ज़रूर है, लेकिन पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। रात गए फैसला होता है कि जी हमने बाइकआउट करना है इजलास का रात के, फिर बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि नहीं हमने तो कार्रवाई का हिस्सा बनना है, हम वोट नहीं करेंगे, हम जाएंगे। जाहिर है अच्छी चीज़ है ऐवान में जाना, बैठना, अपनी शोर शराबा करेंगे, शोर शराबा करें, वो तो उनका राइट है, वो करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फैसला साजी किसी एक जगह नहीं होती। आईनी बेंच पर पीटीआई की डिमांड थी, मानी गई। सलमान अकबर राजा कहते हैं हम आईनी बेंच नहीं मानेंगे, हामिद खान साहब कहते हैं कि जी ये पार्लियामानी जो में बैठकर सियासतदान जजेस का तकर्रुर नहीं कर सकेंगे, तो कौन करेगा तकर्रुर? जज करेंगे, हामिद खान करेंगे जो करते हैं सारी जिंदगी, मेरे चैम्बर का जज बना दे और फिर उसकी रोटियां खाते रहे। अब सलमान अकबर राजा साहब आ गए, हमारे एजाज एहसन साहब हैं, तो ये डिसाइड करेंगे कि जज कौन बनेंगे, या कामरान मुर्दा डिसाइड करेंगे। दुनिया भर में तो इस तरह नहीं होता ना। और हमारे पड़ोस में इंडिया में जो हम इंडियन और हमारी जमहूरियत एक ही है, वो ज़्यादा स्ट्रांग जमहूरियत है। वहाँ तो जजेस की इम्पीचमेंट करती पार्लियामेंट, वहाँ तो जजों को बुलाया जाता है। यहाँ तो रजिस्ट्रार को कहा गया कि भाई ऑडिट रिपोर्ट दो, पैसे कितने खर्च करते हो सरकारी खजाने में से, किधर खर्च करते हो? तो ऑडिटर अपना रजिस्ट्रार कहता है कि हम जवाबदेह नहीं है। पार्लियामानी कमेटी बुलाती है, अपना कायमा कमेटी बुलाती है, सेनेट की, कौमी असेंबली की, नहीं जाते रजिस्ट्रार, कहते हैं हम हिसाब नहीं देंगे। ये मतलब ये एक माजरत के साथ ये एक गैंग बना हुआ है। सही, चाहे जिस दौर में भी आप। अच्छा, एक इमदाद साहब ये बात कही जाती है कि जी के जो ये आईनी तरमीम है, इसके बाद इमरान खान साहब या प्रोजेक्ट इमरान खान, ये आपको बड़ी जल्दी जो है वो पिघलता सिमटता और यानी खर्च होता हुआ नज़र आएगा। ये भी कहा जाता था कि ये आर या पार वाला खेल है कि डू और डाई खुद का है इमरान खान साहब हमारे लिए डू और डाई का। डू नहीं हो सका, डाई होगा ना।
आपको लगता है कि उनको उनको ठीक लग रहा था? जो उनको ठीक लग रहा था, क्योंकि उनका ख्याल था, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चंगे वाले जज से अभी भी हैं, लेकिन बड़ी साख थी उनकी, उनको उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया। वो मंसूर अली शाह साहब के कंधे पे बंदूक रख के, जिस तरह आसिफ अपना बाजवा साहब के कंधे पे बंदूक रख के शिकार करते थे अपने सियासी मुखालफिन का, राहिल शरीफ के कंधे पे बंदूक रख के शिकार करते थे, धरना देते थे, इसी तरह इनका ख्याल था कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो मेरी सियासत दोबारा चमक उठेगी। अब आखिरी उम्मीद मंसूर अली शाह साहब को इमरान खान ने बनाया था, ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे तो हम सबकी मौत है पॉलिटिकली। तो इमरान खान साहब और उनका वर्कर डिमोरलाइज हो जाएगा बदतरीन हद तक, अच्छा। फ्रस्ट्रेट होंगे, और फ्रस्ट्रेशन में मुमकिन है कि इमरान खान साहब कहें कि गंडापुर साहब, उनको बुलाया उन्होंने, मुलाकात करने की इजाज़त देते हैं नहीं देते, लेकिन गंडापुर को और अच्छा गंडापुर साहब भी 3 दिन गायब रहे। ये तो रो रहे हैं ना कि हमारा 11 अरकान गायब थे, गंडापुर 3 दिन लापता थे, पता तो करो किधर थे। अभी आए पेशावर के जी, मैं गांव में आराम कर रहा था। अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया लापता हो रहे हैं 11 अफराद उनके, तो ये लापता मौलाना साहब का भी ये इतराज़ था कि लापता हो रहे हैं, और हुकूमत भी कह रही थी हमारा प्लान ए तो सबके सामने है, इत्तफाक राय, प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बार बार डरा रहे थे कि ये मान जाएं, कर लें। तो इससे लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, वो बुनियादी तौर के ऊपर डेस्परेशन का शिकार थी कि यार हमने ये काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले ये तरमीम करनी है। ये क्यों ज़रूरी थी, एक बात, और दूसरी बात कि ये तरमीम इतनी मतलब इस्टेब्लिशमेंट की इतनी क्यों ज़रूरत है? पहले ना मैं आपके सवाल पर बाद में आता हूँ, पहले मैं जो गंडापुर साहब वाली बात कर रहा था कि वो 3 दिन लापता। अब इमरान खान साहब ने उनको बुलाया है, गंडापुर साहब को, उमर अयूब को, शिबली फराज को, और लाहौर वाले जो अपोजिशन लीडर हैं बुचर साहब को। मुझे लग रहा है, मुझे एक इम्कान, मुझे मेरा छत्तीस कह रही है कि उनको बुला के कहेंगे कि रिज़ाइन करो, शो असेंबली से बाहर निकलो, अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते तो। ओके। क्योंकि अगर अदलिया से रिज़ाइन आ गया तो फिर ये इधर से भी दोबारा फ्रस्ट्रेशन जो आप कह रहे थे ना वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जो आप अपना इस्टेब्लिशमेंट की फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं, वो डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन जो भी उसको आप नाम दें या हिकमत अमली नाम दें, जो भी था, बुनियादी तौर पर ये काम ख़राब किया है मखसूस नशिस्तों के फैसले ने। ओके। और उसके बाद इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ होने वाली गुफ्तगू में होता है कभी कभी, सिंधी में कहते हैं जट्टे फट बधो चंगो, मतलब, लेकिन इसका तर्जुमा ये कि जख्म को फट उसको हाँ, अगर नहीं बांधेंगे और जाहिल को कहीं महफूज जगह पर नहीं रखेंगे, पागल खाने में पागल को, तो नुकसान ही करेगा। तो लेकिन कभी कभी उसका फ़ायदा भी होता है। अच्छा, अगर इमरान खान साहब की ज़बान ना चल रही होती, अगर वो ये ना कहते कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे और इस सिस्टम को घर भेज देंगे, और मंसूर अली शाह साहब भी साबित ना करते, हाँ वो भी ना करते, तो असल में ये है कि वो मंसूर अली शाह साहब को एक्सपोज कर बैठे या उनकी अपना नादान दोस्त बने। इमरान खान का क्या जाना है, जेल में पड़े रहेंगे, पार्टी तबाह हो गई है, टूट फूट गई है। मंसूर अली शाह साहब का अच्छा खासा किरदार था, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बड़ी नेक नाम जज थे, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट या सियासतदान ज़ाहिर है वो चौकस हो गए, उन्होंने कहा कि यार ये आएंगे तो फिर ये पूरा सिस्टम घर चला जाएगा। नहीं, अगर जो अब आपका जो खदशा है कि इमरान खान साहब कहेंगे कि जी के आप रिज़ाइन कर दें और सड़कों पे आ जाएं, तो इससे तो एक हिजान वाली कैफियत और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें इजाफा होगा। जो आपने पहले कहा था ना कि अब सुकून हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं होगा। अब इसलिए नहीं होगा कि ये जो 8 जज साहिबान हैं ये भी तो हाथ पाँव मारेंगे ना। हो सकता है कल कोई वो अलग से सुप्रीम कोर्ट बना के बैठ जाए, हम सुप्रीम कोर्ट है, हो सकता है अगर बगैर सुने 2 ऑर्डर जारी करते हैं वो। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट उसको नाम दे देंगे, कोई भी दे दे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इमरान, हाँ, कोई पैरेलल एक सुप्रीम कोर्ट बना दे, काजी फायज ईसा मुखालिफ सुप्रीम कोर्ट बना दे, तो वो हो सकता है वो बना दे। काजी साहब तो बेचारे कितने आज क्या तारीख है, नहीं काजी साहब कोई बेचारे नहीं है, नहीं मतलब बेचारे नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बेचारे से मुराद ये कि हाँ ठीक यार, देखें ना वो बावकार अंदाज में जा रहे हैं, नहीं उनकी जो एक सियासी जमात और 8 जज उतार रहे हैं। जो काजी साहब के साथ हो रहा है ना, वो जोगी रमता बला सिंधी में कहते हैं, जोगी अपना रास्ता पकड़ के जाते रहते हैं और आसपास बहुत सी आवाज़ें लग रही होती है। काजी साहब के फैसले फ्रेम करवाने जैसे, सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार पर परवेज मुशर्रफ को सज़ाए मौत, भुट्टो शहीद का मामला, 63A का फैसला,
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला, काजी साहब का वो फैसला फैज़ाबाद कमीशन वाला, उससे पहले जब काजी साहब कोयटा में थे, वो जो वकला पर हमला हुआ था, आज इन वकला को काजी साहब अच्छे नहीं लगते, जो भी कमर्शियल वकला हैं, वो पढ़कर देखे ना वो रिपोर्ट कोयटा वाली, चौधरी निसार पागलों की तरह चीखे थे कि ये क्या है यार। वो जज जब वो जो फैसला करे तो कभी पीपल्स पार्टी नाराज़, कभी मुस्लिम लीग नून नाराज़, कभी पीटीआई नाराज़, कभी फैज़ अमीन नाराज़, कभी उसके खिलाफ रेफरेंसेस आ जाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी काजी साहब से कभी खुश रही है, इस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश नहीं रही। वो जज हैं तो वो सबके खिलाफ फैसले दे रहे थे ना, जहाँ जहाँ उनको नजर आया कि यहाँ। और सबसे बड़ी बात मेरा ख्याल, अगर काजी साहब ना होते तो इलेक्शन ना हुए होते। एक और बड़ी बात, काजी साहब ना होते तो इलेक्शन होते ना होते, आपकी पार्लियामेंट टके टोकरी कर दी गई थी। काजी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम इसके मातहत हैं। ये तो आइन सुप्रीम है कहकर जो नया मंत्रा गढ़ा गया था, ये आइन सुप्रीम है। भाई आइन सुप्रीम होगा, लेकिन आइन से बड़ा सुप्रीम बड़ा कौन है? खालिक क्या? हाँ, जाहिर है। और उसी आइन में लिखा हुआ है कि जी के सुप्रीम कोर्ट वो पार्लियामेंट के फैसलों को एग्जामिन करेगी और पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। अवाम के फैसलों के जरिए, अवाम के फैसले से वो अपना मैंडेट से फैसले करेगी। तो असल चीज़ जो है शाह साहब वो ये है कि मुस्तकबिल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट आज किसी मजबूरी की वजह से जो उन्होंने जो किया है, उनको भी कल को 18वीं तरमीम की तरह फिर कोई आएगा वो कहेगा कि नहीं, ये जो 26वीं तरमीम थी गलत थी। अच्छा जी। हाँ जी, फौज को ये कोई राइल शरीफ आएगा, अगर कोई राइल शरीफ जैसा आया तो अच्छा, इट्स गुड लक अगर पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर देख लें। ये मेहरबानी नहीं हालात की, कुदरत की, कि वो बड़ा सपोर्टिव प्रो कॉन्स्टिट्यूशन अब अपनी अपनी करें, वो जिसने करनी है। हम तो हालातों वाक़यात के ऊपर करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, यानी कि जिसने अपने इख्तियारात को सरेंडर किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, मैं वैसे एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, ये आप ज़रा थोड़ा सा होता नहीं टैट होके जवाब देना। ये कहते हैं ये जो नया DGI आए हैं, ये उनके आने के बाद जो है वो बड़े ज़रा टैट होया काम, यानी पुराना नहीं सी कर रहा काम। इस तरह की बातें चलना शुरू हो गई। हाँ। देखिए, एक्शंस जो हुए हैं ना, हाँ, जो पहले नहीं हो रहे थे वो नजर आ रहे। यानी 4 और 5 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, 15 अक्टूबर की कॉल वापस लेना, और फिर बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, सियासत में मुदाखलत उनकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अफरा तफरी पैदा कर रहा है, अगर उनके खिलाफ जो हमारे इदारे हैं इंटेलिजेंस के, अगर वो प्रॉपर रिपोर्ट करते हैं, तभी हुकूमतें उनको अपना जो जाकर उनका सामना कर पाती है ना, उनको रोक पाती है। तो अगर वो उस हद तक भी अगर काम कर रहे हैं तो ज़बरदस्त है, और लग रहा है एक्शन। और इनको PTI को परेशानी भी यही थी 30 सितंबर के बाद हमारे साथ। अच्छा, अफराद जो होते हैं वो कभी वो बाई चांस अगर अच्छे मिल जाएं, आपकी किस्मत अच्छी है, इसीलिए अदारे तख्लीक किए जाते हैं, इसीलिए कवानीन बनाए जाते हैं। अदारे हमारे यहाँ नहीं बने ना, इसलिए तो हम एग्जैक्टली अगर आज जनरल आसिम मुनीर साहब प्रो डेमोक्रेट्स हैं, वैसे तो हर आर्मी चीफ जो मौजूद होता है उसके बारे में, बाजवा साहब के बारे में भी यही कहा जाता था, इमरान खान खुद कहते थे, राइल शरीफ साहब के बारे में भी यही कहा जाता था, बाद में पता चलता। लेकिन जो अभी तक एक्शंस अभी तक हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि जिस तरह यानी आईनी हालात जिस लेवल पे गए, बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ काम नहीं हो सकते थे, और कुछ मेरी तो कम से कम इतला ये है कि कुछ काम बाय चॉइस नहीं किए गए। तो अगर ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त कोई अच्छा जर्नैल आपको आपके नसीब में लिखा हो, तो इसलिए कानून पर चलना चाहिए, इदारे जो हैं वो मजबूत होने चाहिए कि अफराद के मरहूने में ना रहें चीज़ें, रियासतें। असल जो चीज़ है ना, एक तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इदारे मजबूत होने चाहिए, लेकिन कभी कभी अफराद ऐसे आ जाते हैं जो, लेकिन असल चीज़ जो है ना वो है पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेहकाम है ना, उसकी वजह है पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम। मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से, ज़ाहिर सियासी इस्तेहकाम की वजह, अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम आया। हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, इसको बेहतर करे। उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करवाया, काकर साहब के दौर में उन्होंने स्मगलिंग रुकवाई, बहुत कुछ किया। अब अगर सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा तो जो मुआशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है, IMF ने कर्जा दे दिया है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट आई है, पॉलिटिकल है कि हम आपके साथ चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रब्ता किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और कहा है कि आपके साथ जाएंगे पार्लियामेंट हाउस, और आपके साथ ही अंदर जाएंगे और आपके साथ मिलके जो हमने फ़ैसले किए हैं उनकी पासदारी करेंगे।
यानी वो मौलाना साहब प्राइवेट मेंबर के तौर पर कौमी असेंबली में बिल पेश करेंगे और ये पहला आईनी तरमीम बिल होगा जो अपोजिशन पेश करेगी। एक तो ये भी कौमी असेंबली में, और सेनेट में तो मेरा ख्याल है वज़ीर कानून ने तकरीर की है मेरा ख्याल है। चले खैर वो पता चल जाएगा पता। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रहा था कि जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है ना, या जो मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की किसी किस्म की भी कोशिश जो होगी ना, उसके सामने इस्टेब्लिशमेंट दीवार की तरह खड़ी हुई है। ये असल जो हमें सियासतदानों का मौका है ना, क्या इस्टेब्लिशमेंट जो हमेशा अदम इस्तेहकाम पैदा करती थी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं कब कह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट हो गया ना, क्योंकि सब बड़ा ख़जाने की तो ज़रूरत नहीं है ना। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसमें जो पाकिस्तान की मीशत में सबसे बड़ा स्टेक खुलकर बात, इमरान खान साहब के जाने की भी यही वजह बनी ना। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है, जो सबसे बड़ा चंक लेता है, वो तो हमारा फौज है हमारी। तो वो उसके बारे में नहीं है बार बार का सियासी अदम इस्तेहकाम जिससे मीशत डूब जाए। तो वो चाहते हैं कि मीशत बेहतर हो। इस वजह से SCO के टाइम पर अगर कोई धरने देने की कोशिश की जाती है तो आर्टिकल 245 इन्वोक होता है। अगर आपके ख्याल में आखिरी बात कर लूँ, आर्टिकल 245 इन्वोक होता है तो फौज मिनटों में आ जाती है। 2014 में नहीं आई थी। रईशी साहब ने कहा था अपने लोग हैं, पहले आप पुलिस को देखें, ये करें वो करें। अच्छा जी, इसका मतलब तो ये है कि अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम जज हों या कोई सियासतदान हों, उन्होंने फैलाने की कोशिश की, तो जो आपने बात की है कि फौज फिर नहीं छड़ेगी ना सर। अच्छा, जो तहरीक अदम एतमाद के टाइम पे सियासतदानों ने हिकमत अमली अपनाई थी, उसी हिकमत अमली के तहत इस बार हुआ है कि पहले अपोजिशन के लोग, ज़ाहिर हुकूमत नहीं उनको इधर उधर कर सकती थी, सीधी बात है। पहले अपोजिशन के लोग तोड़े गए, जिस भी तरीके से तोड़े गए, वो जो अब लापता होने की हम बात कर रहे थे, उनको उठाया गया, उनको लालच दी गई, या उनका ज़मीर जागा, जो भी उसकी वजह हो। ज़ाहिर कोशिश ज़्यादा उधर से, ज़मीर किसी भी टाइम जाग सकता है, कोशिश ज़्यादा उधर से हुई है। अच्छा, उधर से पहले नंबर पूरा करके फिर बाकियों को आ गया, देखिए हमारा नंबर तो पूरा है, तुसी की करना है, तुसी अपनी तजावीज़ दे नाल आना है, आ जाओ बिस्मिल्लाह, वरना साडा ड्राफ्ट है। जो मौलाना साहब ने कहा, कामरान मुर्जा ने कहा, बिलावल भुट्टो ने परसों हैदराबाद के जलसे में कहा था कि फिर रोना मत, गिला मत करना। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर नून लीग तो चलो हुकूमत है, फिर पीपल्स पार्टी को भी मजबूरन फ़ौज के ड्राफ्ट के ऊपर अमल करना पड़ना था। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी, अब हम सही गलत में नहीं जा रहे, फैक्चुअल उसमें जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कोई महीना पहले या 15-20 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उनसे सवाल हुआ था कि जी ये मुस्लिम लीग नून तो ये चाहती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आईनी अदालत चाहिए, मुझे 18वीं तरमीम का जजों का तकर्रुर का तरीक़ाकार बहाल चाहिए। तो मेरी जो ये तजावीज़ मान लेगा, फिर उनकी तजावीज़ मुझे पसंद नहीं भी होंगी, मैं मान लूँगा। ठीक है ना, गिव एंड टेक होता है ना सियासत में। तो वो ये कर रहे थे। अब जिस तरह कुछ मौलाना फजल रहमान साहब की जो शिकें हैं वो पीपल्स पार्टी, यानी अच्छा, अगर मैं फिर उस मुद्दे पे आता हूँ कि अगर इत्तफाक़ राय ना होता और जिस तरह उन्होंने कहा, तो फिर यानी पीपल्स पार्टी ने भी डंडे के जोर के ऊपर हाँके जाना था। क्या हुआ था अपना बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर, पीपल्स पार्टी ने तो अपनी अलग से तरमीम भी जमा करवाई थी, वापस हो गई थी, क्योंकि नून लीग ने गैर मशरूत हिमायत कर दी। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी, आसिफ जरदारी साहब ने एक बड़ा कमाल जुमला कहा था, और मेरा ख्याल हम आप दोनों साथ थे बैठे हुए सियासतदान के पास, उन्होंने बताया था कि जी मियाँ साहब ने मुझे तोप के सामने करके खुद पीछे हट गए, अब मैं क्या करता, मुझे तो उनकी बात मानना पड़नी थी। बाज़ों का ये होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, वो अगर उसको लगता है कि यार उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो वो फिर दूसरों की मान लेते, जो कि गलत होता है। आप अपनी साइड पर खड़े रहें, मैं सिर्फ फैक्चुअली बात कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि वो ड्राफ्ट जो 14-15 सितंबर वाला था, वो पता ही नहीं किधर है। अच्छी बात यह है कि मुआशी अदम इस्तेहकाम को बचाने के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने आईनी तरमीमों के लिए जो सियासतदानों के साथ की सपोर्ट की है, जॉइंट वेंचर किया, हाँ सपोर्ट किया, उसमें सियासतदानों ने उनकी सारी चीज़ें साइड पे करके अपनी ले आकर कर ली है। मतलब सियासतदान जो हैं वो हाथ की सफाई फौजी जर्नैलों को दिखा गए। सर, मतलब आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, ये बैठे, और बिलावल का तो खूबसूरत एक जिसको मूव कहते हैं ना, और एक यानी जिस तरह क्रिकेट आप देख रहे हो, तो एक शॉट के ऊपर आपका, अगर आप क्रिकेट समझते हैं या कोई भी खेल समझते हैं, तो वो जो क्लासिकल एक लम्हा आता है किसी प्लेयर का, तो आप अशश कर उठते हैं, हालांकि आप घर बैठे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कहनी चाहिए
वो ये है कि हम समझते थे कि पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं आएगी। जो बिलावल ने साबित किया है, एक एक दरवाजे पे 10-10 बार जाके, सबर आजमा काम होता है। आप अब नौजवान है, वो किसी भी टाइम पेपर सकता था, मौलाना साहब ये क्या आपको मैं मना के जाता हूँ, आप फिर पीछे हट जाते हैं। आधी रात को भी जाता है हैदराबाद के जलसे से आके, फिर अगली सुबह फिर उनके दरवाजे पे होता है, फिर दोपहर को, फिर शाम। कल तो 6-7 घंटे जाकर बैठ गया था। यानी ऐसी लीडरशिप जिसके अंदर आजिज़ी भी हो, जो बात मनवाए भी और पीछे हटे भी। इस सारे खेल में मतीउल्लाह जान एक चीज वो बड़ा क्लासिकल मतीउल्लाह जान के साथ किया है अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। गाड़ी से निकलते ही उन्होंने शुरू किया, ओ मतीउल्लाह जान साहब मुबारक हो, आपकी सारी तरामीम मंजूर हो गई, आपको तो जश्न मनाना चाहिए। लेकिन एक इस सारे खेल में जो चीज़ हमारी आंखों से ओझल हो रही है, मैं इस पर इख्तिताम करूँगा। अगर आपको इत्तेफाक ना हुआ तो फिर हम इस बात को कर लेंगे। इस सारे ये 26वीं आईनी तरमीम का जो भी हमने देखा उतार चढ़ाव और इक़दामात, आनियाँ जानियाँ, उसमें जो चीज़ एक बहुत बड़ी चैलेंज की सूरत में सामने आई है वो है कि मरियम नवाज़ साहबा के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहरहाल मुस्तकबिल करीब में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, बिलावल का स्टेचर बहुत बड़ा बढ़ चुका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बिलावल के लिए जो असल चैलेंज है वो पंजाब। अगर हम लीडर के तौर पर तो इमर्ज कर गए, अब वो पंजाब से वोट कैसे लेते हैं? अच्छा, मैं मरियम के लिए चैलेंज कह रहा हूँ और ये बिलावल के लिए चैलेंज कह रहे हैं, तो चलें बात तो मिलती जुलती है, मुकाबला तो उन्होंने अपनी देखे ना, उन्होंने अपनी मुदब्बराना क़यादत मनवा ली है। अब वो पंजाब से वोट को कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसमें वज़ीर आज़म बनने के लिए, या फ्यूचर में पीपल्स पार्टी हुकूमत में तब आएगी जब पंजाब से वोट लेगी। अभी तक पंजाब में पीपल्स पार्टी की वो पॉपुलैरिटी नहीं है और मरियम पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुकाबला जिंदगी है, एक मिशन ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है। तो अभी हम दूसरे मिशन की वो बात कर रहे हैं जो भी बहुत दूर है। हाँ। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आज के दिन मुबारक देने को दिल करता है तमाम जमहूरियत पसंदों को, तमाम आइन पसंदों को और तमाम उन लोगों को जो पार्लिमान की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं। इमदाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।